कि हमेशा उद्धव गुट के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। टीएमसी के साथ चलो हमने मान लिया कि उनके हाथ सत्ता गई और बंगाल की राजनीति ही वैसी है कि सब लोग सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, तो वहां पे उनको डर सताया। उनका बहुत सारे टीएमसी के नेताओं पर जनता बहुत आक्रोशित थी, अंडे फेंके जाने लगे, तो उन्हें अपनी ही जनता से डर था, इसीलिए वो पाला बदल रहे हैं। तमाम और वजह गिनाई जा रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो सत्ता में रहते हुए पार्टी टूट गई थी उनकी, वो जब मुख्यमंत्री थे, और 4 साल के बाद फिर से टूट गई। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अभी मैं संजय निरुपम का बयान सुन रहा था, वो पहले बाला साहब ठाकरे के जमाने में शिवसेना में थे। वो कह रहे थे कि अभी जिनके हाथों में शिवसेना उबाटा की कमान है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये घर से निकलना नहीं चाहते, मातोश्री से ही ये सब कुछ चलाना चाहते। इनको लगता है कि हमारा जमाना अभी वही वाला है जैसे पहले था, और अब वो ऐसा नहीं रहा है कुछ। अगर आप अपने नेताओं से लगातार मिलेंगे नहीं तो वो तो आपकी पार्टी छोड़ेंगे ही नहीं। देखिए, ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन क्या इसी फॉर्मूले से पार्टियां टूट रही है? इसी फॉर्मूले से क्या आम आदमी पार्टी टूटी है? इसी फॉर्मूले से क्या तृणमूल कांग्रेस टूटा? इनफैक्ट शिवेंद्र जी जो विचारधारा वाली बात कह रहे हैं ना, अगर आज की राजनीति में देखें तो विचारधारा की राजनीति कमोबेश भारतीय जनता पार्टी ही करती है। बाकी किसी खास करके जो एक क्षेत्रीय दल है उसमें कोई ऐसी विचारधारा जैसी स्थिति है नहीं, कोई एक विचारधारा को लेकर चलते नहीं है। और अगर विचारधारा टूट का कारण बने, जैसे कि शिवसेना के केस में कहा जा रहा है कि वो हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी थी, जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक वो हिंदुत्व की रेखा पर चलती रही। उद्धव ठाकरे ने अपनी अलग राह बनाने की कोशिश की तो लोगों में असंतोष उभरा और उससे लोग अलग हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ? उनकी तो ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी और उन्होंने अब जो भी विचारधारी थे उससे वो डेविएट नहीं कर रहे थे। यही स्थिति माफ करें, ये टीएमसी की थी पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी वो डेविएट नहीं कर रहे थे। जिस विचारधारा को लेकर के थे उस पर वो उग्रतर तरीके से आगे बढ़ रहे थे। और तो और देखिए, टीएमसी की अगर कोई विचारधारा होगी, चाहे आप उसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहें, तो उसका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर इस चुनाव में कौन बन करके उभरा था? ऑफ कोर्स वो ब्रांड एम्बेसडर टीएमसी की बनकर उभरी थी सायोनी घोष जी। और देखिए इस बदलाव की पूरी पटकथा को उन्होंने किस तरह से बदला है। पहले कहा जा रहा था कि टीएमसी के जो लोकसभा सांसद थे वो चाह रहे थे कि जैसे शिवसेना का अलग गुट बन गया उसी तरह उनके साथ टीएमसी का निशान और उनका नाम रहे। लेकिन सायोनी घोष चाहती थी कि टीएमसी की कोई छाया भी नए गुट पर ना रहे। उन्होंने एनसीपीआई जैसी पार्टी का सुझाव दिया और ये सब कुछ हो गया। तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति में विचारधारा जैसी कोई चीज बची हुई नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि अब कल को अगर संजय राउत भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी में तो आश्चर्य क्यों होगा? जब सायोनी घोष आ सकती हैं, संजय राउत का तो ऐसा हार्ड लाइन भी नहीं रहा है। जिस तरह से ये आंखों में मदीना और हृदय में कावा क्या कह रही थी, और देखिए अब आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पाले में, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में नहीं है बट अल्टीमेट उनका टारगेट तो वही है। अब सवाल है कि सायोनी घोष क्यों आई है? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय में उनका काबा और मदीना हट गया और हिंदुत्व का तीव्र प्रवाह शुरू हो गया? आप जाइए 2022 के पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला की फाइल देखिए, उसमें सायोनी घोष से भी पूछताछ की गई थी। क्या ये डर है? हो सकता है। आखिर अजित पवार 24 घंटे के अंदर पाला बदल के वापस एनसीपी में चले जाते हैं, आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं और इन पर केस क्लोज हो जाता है और अगले दिन वे वापस चले जाते हैं एनसीपी में। बिल्कुल। आखिर क्या वजह होती है? विचारधारा से लोग क्यों समझौता कर रहे हैं? उसकी वजह भी होनी चाहिए, सिर्फ विचारधारा वाली स्थिति नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी थी, संसद में इसके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि ऐसे इस तरीके से अगर सत्ता मिलती है, मतलब उनका कहना अनैतिक तरीके से अगर सत्ता मिलती है तो उस सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अब तो यह है कि सत्ता किसी तरह मिलती है, केवल सत्ता नहीं, निष्कंटक सत्ता। लेकिन केशव जी, जब बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की आप बात कर रहे थे कि चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, तब बीजेपी कभी 200 के पार पहुंच भी नहीं पाई थी लोकसभा में। 182 उनका सबसे हाईएस्ट नंबर था लोकसभा में। लेकिन जब मोदी की बीजेपी आई तो पहली बार में ही इनको लोकसभा में बहुमत मिल गया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए किस तरह से विचारधारा में वहां भी गिरावट आई है। अभी इनके लिए लक्ष्य इनका महत्वपूर्ण है, रास्ता कोई भी हो। अब इनके लक्ष्य के सामने जो चीजें हैं, हम उसकी बात पहले कर चुके हैं, कई नई चीजें उसमें और होंगी। बिल्कुल। हमारे सहयोगी हैं शिवेंद्र जी, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी निशाने पर होगा। हो सकता है, और क्यों नहीं हो, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का
और यहाँ तक कि आप ये समझे कि उत्तर प्रदेश अपने आप में कई सारे देशों से बड़ा है, मुल्क जो दुनिया भर के हैं उनमें कई सारे मुल्कों से बड़ा प्रदेश है। वहाँ के चुनाव की अपनी महत्ता है उसकी, और हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा प्रभावित करता है, हर वक्त प्रभावित करता है। न केवल उससे राज्यसभा की संख्या पर असर पड़ता है, बल्कि एक देश के एक बड़े जनसंख्या वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करती है। ज्यादातर प्रधानमंत्री भी वहीं से ही आए हैं जी। बिल्कुल, इनफैक्ट मौजूदा प्रधानमंत्री की भी अगर बात करें तो हैं गुजरात से, लेकिन चुनाव लड़के आते हैं काशी से, बनारस से जी। तो वो एक स्थिति है। लेकिन आप फिर से हम अगर शिवसेना की तरफ चलें तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ विचारधारा की वजह से अभी आए हैं। अगर विचारधारा की वजह होती तो ये 2021 में ही आ गए होते, 2020 में ही आ गए होते, माफ करें। बिल्कुल 2020 में जब उद्धव ठाकरे सत्ता चला रहे थे और एकनाथ शिंदे को लगा कि ये बाला साहब के सिद्धांत पर नहीं चल रहे हैं, तो जितने लोग इनके साथ आए थे वो भी आ गए होते। 2024 में तो कम से कम आ ही गए होते। लोकसभा चुनाव हो रहा है भाई, चलो ये गैर राष्ट्रवादियों को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं, एकनाथ शिंदे जी के साथ आ जाते हैं। लेकिन आज ये क्यों बात हो रही है? एक तो ये जो चौसर का खेल है ये बिछाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसे संचालित भी किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोहरे होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के लिए भूपेंद्र यादव मोहरे थे, सायोनी घोष मोहरा थी, निशिकांत दुबे मोहरा थे, और वो काकोली जो है वो मोहरा थी, रचना बनर्जी मोहरा थी, सुदीप बंदोपाध्याय मोहरा थे। यहाँ पर भी अलग अलग मोहरे बिछे होंगे, लेकिन इस सब का रिंग मास्टर एक ही है, और वो बहुत ही सफलतापूर्वक उनकी एक्यूमेन का दुनिया लोहा मानती है इस मामले में। बिल्कुल पॉलिटिकल जोड़ तोड़ की जो विशेषज्ञता है वो भारतीय जनता पार्टी के इसका दावर नेता में भर भर के दी है ऊपर वाले ने, और उसका वो बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं अपनी पार्टी के हित के लिए, अपने सरकार को बचाने और उसे और मजबूत करने के लिए। हालांकि सरकार पर पिछले 12 सालों में कोई संकट नहीं रहा है। पिछले 10 साल जो थे वो तो उनके बहुमत की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इतनी सारी सीटें जीत कर आई थी, उनको कोई हिला नहीं सकता था। पिछले 2-2.5 साल से जो सरकार है, 2 साल से जो सरकार है केंद्र में, हालांकि वो गठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार की सेहत पर कभी कोई कमजोरी दिखी नहीं, कभी कोई प्रश्न उठा नहीं। लेकिन फिर भी अगर इस आक्रामकता के साथ अपने खेमे को मजबूत करने के लिए भगवा ब्रिगेड अगर काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे कोई बहुत बड़ी चुनौती है। हो सकता है वो यूसीसी भी हो। बहुत सारी चीजें हैं जो इस सरकार के टू डू लिस्ट में थी, बकेट लिस्ट में थी, जो कर पाई। जैसे धारा 370 का है मामला, जैसे राम मंदिर का मामला है, सीए हो गया। लेकिन अनेक ऐसी चीजें भी हैं जो इनको करनी थी, और इसीलिए इन्होंने 2024 में अब की बार 400 पार का नारा दिया था। तब तो 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अगर 2024 का भूला हुआ 2026 में घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहेंगे। शायद इनके टारगेट पर वही 400 पार है अभी भी। बिल्कुल। मेरा एक सवाल अभी शिवसेना यूबीटी को लेकर ही है, किशोर जी, शिवेंद्र जी, आप दोनों से। उसके बाद फिर हम इन सवालों पर भी आगे चलेंगे कि किन दलों में टूट हो सकती है और इन सारी टूट के पीछे की कहानी असली क्या है। ठाकरे परिवार के बारे में कहा ऐसा जाता था कि भारतीय राजनीति में थोड़ा अलग तरह का राजनीतिक परिवार है। 2019 में आदित्य ठाकरे वर्ली से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। उससे पहले ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। 1966 में शिवसेना बनी थी। प्रबोधन ठाकरे से ही हम ले लें सीधे, बाला साहब ठाकरे, फिर उनके बेटे, दूसरे भाई के लड़के जो है राज ठाकरे, तमाम ऐसे लोग। कहा जाता था कि मातोश्री से ही सब कंट्रोल होता था। अगर मातोश्री में बैठक बुलाई जा रही है तो हर विधायक सांसद का पहुंचना जरूरी होता था। कोई ना पहुंचे ऐसा सवाल भी अकल्पनीय था उस वक्त। लेकिन वही ठाकरे परिवार का दबदबा पिछले 5-6 सालों में इतना कम हो गया है कि अभी 14 जून को बैठक बुलाई गई थी मातोश्री में ही। 4 सांसद आए लोकसभा के, 5 सांसद वो ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने तमाम हवाला दे दिया। किसी ने कहा परिवार में कुछ दिक्कत चल रही, किसी ने कहा कि मेरी खुद की तबीयत खराब है। वो जुड़े भी नहीं, और जो जुड़े भी उनसे कसम खिलवाई गई अपने बच्चों की, किसी देवी माँ की, भगवान की, और उन्होंने कसम भी खा ली। 14 जून की ये बात है। आज हम बात करें 17 जून को, और ये लोकसभा स्पीकर से मिलकर शिवसेना सिंधे गुट में जा रहे हैं। तो एक परिवार का इतना ज्यादा प्रभाव कम होना, इसके पीछे की आपको क्या वजह लगती है? केशव जी, आपसे फिर शिवन जी के पास चलेंगे। देखिए, जब तक ये परिवार अपने आप को सत्ता से ऊपर रख रहा था तब तक इसका दबदबा था। केवल महाराष्ट्र की बात आप मत कीजिए।
एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब देश के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये भी बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए मुंबई जाया करते थे। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, कभी समाचार पत्रों में पढ़ा नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे इनसे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो ये उनका रुतबा था, और ये इसलिए था कि वो उन्होंने अपने आप को सत्ता से ऊपर रखा था। सत्ता की रैट रेस में, सत्ता की भागदौड़ में वो शामिल नहीं थे। लेकिन जैसे ही आपकी महत्वाकांक्षा आपको सत्ता की रेस में ले आती है, वैसे ही आप प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। उससे पहले वो संरक्षक थे, इसलिए वो उस तरह का रिस्पेक्ट उन्होंने हासिल किया था। और उनकी अपनी एक साफगोई वाली राजनीति थी। अगर बात करें 1992 की बाबरी विध्वंस की बात करें, तो उसमें तमाम इकाई शामिल थी, लेकिन आगे बढ़कर कौन कह रहा है कि मेरे शिव सैनिकों का हाथ नहीं पांव है उसमें? बिल्कुल बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं, तो लोग उनकी इस उस वक्त कोई इसका श्रेय लेना भी नहीं चाहता था। आडवाणी जी ने खुद कहा था कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि टूट जाए सब। हाँ, इनफैक्ट आडवाणी जी ने कहा, और नरसिम्हा राव जी ने कहा फिर से बनवाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कालजयी भाषण है कि कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो कोई श्रेय नहीं लेना चाहता था, लेकिन इतनी साफगोई, इतनी स्पष्टता के साथ ये कहना कि उसमें हमारे शिव सैनिकों का हाथ नहीं पांव है, तो एक तो इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, तुम क्यों आ गए हो, और दूसरी बात इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। अगर उनको दक्षिण भारतीयों से प्रॉब्लम थी मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो उन्होंने खुलकर कहा लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। उत्तर भारतीयों से प्रॉब्लम थी तो उन्होंने खुलकर कहा। तो उनका एक बेलौस अंदाज था, लेकिन इन सब के ऊपर था सत्ता से अपने आप को ऊपर रखना, सत्ता में भागीदारी, सत्ता की लिप्सा उन्होंने कभी नहीं दिखाए। ये हर व्यक्ति के साथ, हर परिवार में भी होता है। जब आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जब चाहते हैं कि आपको सारा श्रेय मिले, सारे पावर आप तक सिमट के आए, तब वो फिर से डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर वो पावर भागने लगता है। उद्धव ठाकरे की राजनीति वहीं पर आकर के फिसली। अगर वो सुपर पावर बनना चाहते तो लोग इनको स्वीकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये खुद पुत्र मोह में फंसे, सत्ता के लालच में आए, फिर ये एक आम शिवसैनिक या फिर एक आम नेता की तरह ही हो गए। शिवसैनिक भी नहीं, एक देश में जो आम नेता होता है, जो सारी राजनीतिक लड़ाइयां ही इसीलिए लड़ता है कि उसे सत्ता का स्वाद मिल सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.